हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे सोहराय मिलन समारोह में। कहा, यह पर्व एकता का प्रतीक है। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में मिला पुरुष का नाम। डीसी ने जांच का दिया आदेश। झारखंड में मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या होगी दोगुनी, हजारों शिक्षकों की होगी नियुक्ति। मंत्री दीपिका ने केंद्र पर लगाया आरोप, बताया पीएम आवास की जगह क्यों शुरू करनी पड़ी। आबुआ आवास योजना। सांसद ढुल्लू महातो और भाई एमएलए शत्रुघ्न महातो को बड़ी राहत। 18 साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया बरी। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंडर 19 का हुआ समापन। 11 जनवरी से शुरू हो गए अंडर 14 के इवेंट्स। नाम में गलतफहमी के कारण 6 साल बंगाल की जेल में रही झारखंड की युवती इस तरह मिली परिवार से। रेल कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में बैंक करेगा सहयोग, मिलेगी आर्थिक सहायता। कृषि विभाग की हुई समीक्षा बैठक। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रही मौजूद। काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। शिल्पी नेहा तिर्की के जियो टैग पर आदेश के बाद आक्रोश में पंचायत स्वयंसेवक। कहा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा बॉयफ्रेंड, लोगों ने की जमकर पिटाई। सीआईडी ने शुरू की बीएसएल क्वार्टरों पर कब्जे की जांच। 3000 आवास और 300 एकड़ जमीन पर हुआ है अतिक्रमण। घटिया पुलिया निर्माण कार्य देख भड़के तोरपा। विधायक सुदीप गुड़िया ऑन द स्पॉट चलवाया बुलडोजर। गाड़ी चलाते समय रील्स बनाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर होगा लाइसेंस रद्द। एएसआई करेगा डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में केस। मांगी 3 दिन की छुट्टी। आवेदन पत्र हो रहा वायरल। सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त। कहा, तुरंत भरे झारखंड सूचना आयोग के रिक्त पदों को। एचसी का फैसला, डीजी होमगार्ड के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज। अनिल पाल्टा और डीजीपी हुए अदालत के सामने पेश। झारखंड में रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर होगी डीजीपी की नियुक्ति। झारखंड में जल्द अधिसूचित हो पेशा नियमावली। केंद्र ने भेजा मंत्री दीपिका पांडेय को पत्र। झारखंड सरकार यूपीएसएससी की तैयारी के लिए छात्रों को भेजेगी दिल्ली। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने दिया निर्देश। तो ये तो थे सुर्खियां, अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड यानी बैक बू बैक न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें। तो चलिए जानते हैं आज के बड़ी खबरों को विस्तार से। मंत्री इरफान अंसारी पहुंचे सोहराय मिलन समारोह में। कहा, यह पर्व एकता का प्रतीक है। जामताड़ा में बुधवार यानी 8 जनवरी 2025 को मंत्री आवास के सामने आयोजित सोहराय मिलन समारोह में लगभग 45,000 लोगों की भारी उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया। इस आयोजन में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी विशेष रूप से उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के दौरान आदिवासी परंपरागत नृत्य और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से वातावरण उल्लासपूर्ण बन गया। इसके साथ ही सोहराय पर्व की खुशी पूरे शहर में महसूस की गई। इस दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे समाज की सुंदरता है कि हम सभी मिलकर हर त्योहार को धूमधाम से मनाते हैं। सोहराय पर्व एकता का प्रतीक है और मैं समस्त झारखंड वासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने अपनी हैट्रिक जीत पर जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा की तमाम साजिशों के बावजूद आदिवासी समाज की एकजुटता ने मुझे जीत दिलाई। मेरी इस सफलता में जनता का अहम योगदान है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने भाजपा की जाति और धर्म के आधार पर समाज को बांटने की राजनीति की आलोचना करते हुए कहा कि मैं हमेशा निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा करता हूं
और जनता के हर सुख दुख में उनके साथ खड़ा हूं। आदिवासी समाज के लिए मेरी प्रतिबद्धता लगातार जारी रहेगी। पूर्व सांसद ने किया जनता को संबोधित। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने भी अपने संबोधन में भाजपा की नफरत की राजनीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सच्चा दिल ही महत्वपूर्ण है। हम कांग्रेस की मोहब्बत और भाईचारे की नीति के तहत समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान 45,000 लोगों के बीच कंबल वितरण किया गया, जो एक परंपरा के रूप में लगातार जारी है। मंत्री डॉक्टर अंसारी ने कहा कि यह वितरण गरीबों के लिए उनके योगदान को सम्मानित करने का एक तरीका है। सोहराय मिलन समारोह में डॉ इरफान अंसारी की लोकप्रियता और उनकी सेवा भावना को लेकर चर्चा जोरों पर रही। कार्यक्रम में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें अध्यक्ष दीपिका बेसरा, कार्यकारी अध्यक्ष विजय दुबे और प्रमुख अंजलि हेम्ब्रम समेत अन्य शामिल थे। यह आयोजन जामताड़ा में मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की लोकप्रियता और उनके साथ जनता के सशक्त संबंधों को और मजबूत करने वाला साबित हुआ। मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों की लिस्ट में मिला पुरुष का नाम, डीसी ने जांच का दिया आदेश। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। यहां लाभार्थियों की सूची में एक पुरुष का नाम पाया गया। कसमार प्रखंड के मझुरा गांव के निवासी आनंद कुमार प्रजापति ने इस योजना के लिए आवेदन किया। झारखंड सरकार की वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया के दौरान यह मामला सामने आया। शारीरिक सत्यापन में अधिकारियों ने पाया कि महिला के स्थान पर एक पुरुष का नाम पंजीकृत है। इस व्यक्ति ने योजना की अगली किस्त के लिए आवेदन पत्र भरा था, जिसमें उसके बैंक खाता और मोबाइल नंबर की जानकारी दी गई थी। आनंद कुमार, जो एक कॉमन सर्विस सेंटर CSC ऑपरेटर हैं, ने दावा किया कि प्रशिक्षण सत्र के दौरान उन्होंने अपना नाम दर्ज किया था। उन्होंने यह भी कहा कि CSC मैनेजर ने उन्हें बताया था कि आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उन्होंने योजना का कोई वित्तीय लाभ लिया है या नहीं। बोकारो DC जाधव विजय नारायण राव ने कहा, मामले की जांच जारी है। योजना के तहत गलत दावों की पहचान के लिए सभी लाभार्थियों का सख्त सत्यापन किया जा रहा है। इस मामले पर जांच रिपोर्ट के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। प्रशासन ने अन्य तकनीकी खामियों की भी पहचान की है और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रही है। झारखंड में मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या होगी दोगुनी, हजारों शिक्षकों की होगी नियुक्ति। झारखंड सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री स्कूल ऑफ एक्सीलेंस SOE की संख्या को दोगुना करने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल 80 स्कूलों के साथ यह योजना चल रही है, जिसे पहले चरण में बढ़ाकर 160 किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 2 वर्षों में इस लक्ष्य को हासिल करने का प्रयास किया जाएगा और बाद में इस संख्या को और बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन स्कूलों के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ नई आधारभूत संरचना भी विकसित की जाएगी। साथ ही इन स्कूलों में NCERT की किताबें लागू की जाएंगी और सिलेबस में झारखंड के जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ राज्य से संबंधित विषयों को भी शामिल किया जाएगा। इस दिशा में विभागीय अधिकारियों द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो पश्चिम बंगाल जाकर वहां के सिलेबस का अध्ययन करेगी और झारखंड के लिए रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अलावा राज्य में 26,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन जैसे ही रास्ता साफ होगा, शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया, जिससे शिक्षक और कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ी हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए प्रमंडल स्तर पर कमेटी गठित करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही 5,000 स्कूलों को CBSE पैटर्न पर विकसित करने का भी निर्णय लिया गया है, जो अगले 5 वर्षों में पूरा किया जाएगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी सरकार शिक्षा के विकास के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसे प्रभावी बनाने के लिए हर कदम उठाया जाएगा। मंत्री दीपिका ने केंद्र पर लगाया आरोप, बताया
पीएम आवास की जगह क्यों शुरू करनी पड़ी? आबुआ आवास योजना। दीपिका पांडे सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा आवास के लिए नए सिरे से सर्वे कराने के फैसले पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि 2022 से 2024 के बीच झारखंड को आवास योजनाओं से वंचित क्यों रखा गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनावों के मद्देनजर केवल 1.25 लाख आवास स्वीकृत कर औपचारिकता निभाई गई। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर सर्वे कर यह पाया कि लगभग 24 लाख परिवारों को आवास की आवश्यकता है। इनमें से 6,25,000 घरों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। झारखंड सरकार ने प्रति आवास 2 लाख रुपए खर्च करने का फैसला लिया है और इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार गरीबों और जरूरतमंदों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस दिशा में सहयोग की अपील की ताकि राज्य के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। सांसद ढुल्लू महातो और भाई एमएलए शत्रुघ्न महातो को बड़ी राहत। 18 साल पुराने मामले में कोर्ट ने किया बरी। सांसद ढुल्लू महातो और उनके भाई विधायक शत्रुघ्न महतो को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 18 वर्षों से चल रहे एक मामले में अदालत ने दोनों समेत 12 लोगों को बरी कर दिया है। यह मामला अवैध रूप से इकट्ठा होकर झारखंड सरकार के मंत्री का पुतला फूंकने, जदयू कार्यकर्ताओं से मारपीट कर उन्हें घायल करने और सरकारी काम में बाधा डालने से जुड़ा था। इस मामले में बरोरा थाना प्रभारी बीडी सिंह की शिकायत पर 25 जून 2006 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एमपी एमएलए विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पिता नारायण की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। अदालत ने सभी आरोपियों को उपस्थित रहने का आदेश दिया था और 8 जनवरी को फैसला सुनाने की तिथि तय की थी। निर्णय के बाद सांसद ढुल्लू महातो और विधायक शत्रुघ्न महतो ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर शुरू से ही भरोसा था। ढुल्लू महातो ने कहा कि तत्कालीन मंत्री जलेश्वर महतो द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों से वह बरी हो चुके हैं और भविष्य में भी न्याय मिलने का पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज अन्य झूठे मामलों में भी जल्द राहत मिलेगी। इस फैसले से समर्थकों और स्थानीय जनता के बीच खुशी का माहौल देखा गया। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंडर 19 का हुआ समापन। 11 जनवरी से शुरू हो गए अंडर 14 के इवेंट्स। अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन देश भर के खिलाड़ियों ने एथलेटिक्स के विभिन्न विधाओं में अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। केरल 138 अंकों के साथ अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का ओवरऑल विजेता बना। केरल के बाद 123 अंक के साथ महाराष्ट्र और 104 अंकों के साथ तमिलनाडु प्रतियोगिता में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। बालक वर्ग में बेस्ट एथलीट का पुरस्कार महाराष्ट्र के सैफ छपेकर को मिला। सैफ 1134 अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर 1068 अंकों के साथ कर्नाटक के चिरानाथ और केरल के सरवन केसी ने 1042 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में सीबीएसई की वंशिका 988 अंकों के साथ पहले स्थान पर रही। 968 अंकों के साथ तमिलनाडु की थिया दूसरे और 951 अंकों के साथ दिल्ली की हर्षिता गोस्वामी तीसरे स्थान पर रही। महाराष्ट्र के सैफ छपेकर और सीबीएसई की वंशिका को बेस्ट एथलीट का पुरस्कार दिया गया। आज पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कांके के माननीय विधायक सुरेश बैठा आयोजन में शामिल हुए और विजेताओं को पुरस्कृत किया। मेजबान झारखंड को 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुल 3 पदक मिले। झारखंड को 400 मीटर दौड़, बालक वर्ग प्रतियोगिता, बालिका वर्ग लॉन्ग जंप और बालिका वर्ग 400 मीटर हर्डल रेस में पदक प्राप्त हुआ है। 400 मीटर दौड़ बालक वर्ग प्रतियोगिता में झारखंड के साकेत मिंज ने स्वर्ण पदक जीता है। बालिका वर्ग लॉन्ग जंप में झारखंड की प्रीति लकड्ढा को स्वर्ण पदक और बालिका वर्ग 400 मीटर हर्डल रेस में झारखंड की शिवानी कुमारी को रजत पदक प्राप्त हुआ है। झारखंड पदक तालिका में 33 अंकों के साथ 9वें स्थान पर है। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर 19 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कुल 41 इवेंट्स में खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया।
68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंतर्गत झारखंड में अब दिनांक 11 जनवरी 2025 से दिनांक 14 जनवरी 2025 तक अंडर 14 एथलेटिक्स की प्रतियोगिताएं होंगी। झारखंड को वर्ष 2024 से 25 के अंतर्गत 4 खेल आयोजनों की मेजबानी मिली है। राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से सफल आयोजन की तैयारी शुरू कर दी गई है। नाम में गलतफहमी के कारण 6 साल बंगाल की जेल में रही झारखंड की युवती इस तरह मिली परिवार से। नलिनी चौधरी को 2018 में जमानत मिल गई थी, लेकिन कागजों में गलती के कारण उन्हें अब यानी 6 साल के बाद छोड़ा गया। नलिनी को 6 साल मिदनापुर जेल में रहना पड़ा। उनकी जमानत कागजों में नाम ललोनी देवी लिखा था और झारखंड की निवासी नलिनी को उत्तर प्रदेश का निवासी बताया गया था। यह गलती उनके पहचान पत्र में दर्ज थी। 2017 में नलिनी को पुलिस ने कालाईकुंडा एयरफोर्स बेस के पास भटकते हुए पकड़ा था। उस समय यह जानकारी नहीं थी कि वह मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं और घर से भटक गई थीं। पुलिस ने उन पर अवैध घुसपैठ और सरकारी गोपनीयता कानून के तहत मामला दर्ज किया था। जमानत मिलने के बाद भी जेल में रही 2018 में नलिनी को जमानत मिल गई, लेकिन उनके परिवार का पता नहीं चलने के कारण वह जेल में ही रहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA ने लगातार उनके परिवार को खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। DLSA के सचिव शाहिद परवेज ने हार नहीं मानी। उन्होंने नलिनी से मिलकर नई जानकारी जुटाई और इंटरनेट, हैम रेडियो और झारखंड की कानूनी एजेंसियों की मदद से उनके परिवार का पता लगाया। नलिनी के पति लालजी चौधरी ने फोटो देखकर उन्हें पहचाना और झारखंड के पलामू जिले से मिदनापुर पहुंचे। उनके भाई सत्येंद्र चौधरी ने बताया कि ईपिक कार्ड में नाम की गलती थी। पति ने यह भी कहा कि नलिनी मानसिक बीमारी का इलाज करवा रही थीं और 2017 में उनके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी। जमानती बॉन्ड भरकर हुई रिहाई गुरुवार को नलिनी के परिवार के लोग जेल पहुंचे और शुक्रवार को उनसे मुलाकात की। DLSA ने 2000 रुपए का जमानती बॉन्ड भरकर उन्हें रिहा करवाया। 6 साल तक जेल में रहने के बाद नलिनी अब अपने परिवार के साथ घर लौट आई हैं। रेल कर्मियों के बच्चों की पढ़ाई में बैंक करेगा सहयोग, मिलेगी आर्थिक सहायता। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन, जिसमें टाटानगर भी शामिल है, के कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अब अर्बन बैंक से सहायता राशि प्राप्त होगी। मेंस कांग्रेस नेता शशि रंजन मिश्रा ने जानकारी दी कि पहले अर्बन बैंक ने 9 जनवरी तक रेल कर्मचारियों से आवेदन स्वीकार करने की समय सीमा निर्धारित की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 21 जनवरी कर दिया गया है। मिश्रा ने बताया कि रेलवे अर्बन बैंक और स्टाफ बेनिफिट फंड के माध्यम से कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता दी जाती है। यह पहल कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी पढ़ाई में आने वाली वित्तीय चुनौतियों को कम करने के उद्देश्य से की गई है। कृषि विभाग की हुई समीक्षा बैठक। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की रही मौजूद। काम में तेजी लाने का दिया निर्देश। कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग की आज मासिक समीक्षा बैठक हुई। इस दौरान विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ ही विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की भी इस बैठक में मौजूद रहीं। पहली बैठक में जो समस्या सामने आई थीं, उस पर अपडेट लिया गया। इस बैठक में उन्होंने विभाग के योजनाओं पर अपडेट लिया और काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि समीक्षा बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि कैसे आने वाले समय में राज्य को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि 10 गांव के साथ बीज ग्राम बनाने का MOU किया गया है, ताकि आने वाले समय में राज्य में बीज को लेकर समस्या न हो। 18 जनवरी को चान्हो में भव्य कृषि मेला का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही विभाग इस तैयारी में है कि इस तरह के मेले हर प्रमंडल में आयोजित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि विभाग के कर्मचारी के सुस्त काम करने के तरीके से विभाग की योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में विभाग ने राज्य के सभी VLW को चिट्ठी भेजा था कि ब्लॉक में दूसरे विभाग का काम ना करें और केवल कृषि विभाग की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करें। दरअसल
वीएलडब्ल्यू से सभी विभाग के काम लिए जा रहे हैं। ऐसे में कृषि विभाग का काम ना के बराबर हो पा रहा है। मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि वीएलडब्ल्यू को एक्टिव करने के लिए राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया जाएगा, जहां उन्हें विभाग के काम में रुचि लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि लोगों तक विभाग की योजनाएं पहुंचे। साथ ही अब वीएलडब्ल्यू को काम और टारगेट निर्धारित किया जाएगा। शिल्पी नेहा तिर्की के जियो टैग पर आदेश के बाद आक्रोश में पंचायत स्वयंसेवक, कहा, हम बेरोजगार हो जाएंगे। राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का मीडिया में दिए गए आदेश का विरोध किया है। उन्होंने मंत्री के बयान पर आक्रोश प्रकट किया है। कहा कि शिल्पी नेहा तिर्की पंचायत स्वयंसेवकों को बेरोजगार करने पर तुली हुई हैं। आवास का जियो टैग पंचायत स्वयंसेवक ही किया करते हैं। सरकार एक तरफ बोलती है बेरोजगारों को रोजगार देंगे और स्वयं सेवक को बेरोजगार करने की साजिश रची जा रही है। 12 मार्च 2024 को पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों को 2500 रुपये हर महीने देने की घोषणा की थी। वह अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब सरकार हम लोगों को बेरोजगार करने पर तुली हुई है। हम लोगों का काम को भी छीना जा रहा है। शायद कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की को यह पता नहीं है कि आवास का काम पंचायत स्वयंसेवक ही करते हैं। 2016 से लेकर आज तक आवास का काम हम ही लोग के द्वारा किया जाता है और हम ही लोगों के कारण झारखंड को 3 बार प्रधानमंत्री आवास योजना में नंबर 1 स्थान मिला चुका है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की से हम लोग निवेदन करते हैं कि पंचायत स्वयंसेवकों के विषय में उल्टा पुल्टा बयान न दे, नहीं तो उनके खिलाफ फिर आंदोलन किया जाएगा। शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा बॉयफ्रेंड, लोगों ने की जमकर पिटाई। धनबाद में शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने एक बॉयफ्रेंड पहुंच गया। लोगों को जब इसकी भनक लगी तो उसकी जमकर पिटाई हुई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। घटना भूली थाना क्षेत्र स्थित आजाद नगर की है। प्रेमिका का कहना था कि वह अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती है क्योंकि अपने पति के साथ वह खुश नहीं है। दरअसल चंद्रपुरा तुरियो बस्ती का रहने वाला युवक अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने आजाद नगर पहुंचा था। गर्लफ्रेंड घर में अकेली थी, तभी उसके घर वाले पहुंच गए। घर में युवक को देख हो हल्ला करने लगे। आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। मौके पर युवक की जमकर पिटाई की गई। इसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। युवक का कहना था कि गर्लफ्रेंड ने ही उसे फोन कर बुलाया था। युवक ने बताया कि दोनों के बीच पिछले 4 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 1.5 साल पूर्व युवती की शादी हो गई। इसके बावजूद दोनों के बीच फोन पर बातचीत होती थी। 8 माह पूर्व भी युवक गर्लफ्रेंड के ससुराल आया था। उस समय भी वह पकड़ा गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौता हुआ था। युवक बेरमो में अपना ट्रैक्टर चलाता है। मामला थाना पहुंचने के बाद युवक व युवती के परिजन भी पहुंचे। दोनों के परिजनों का कहना है, हमें इन लोगों से अब कोई मतलब नहीं है। सीआईडी ने शुरू की बीएसएल क्वार्टरों पर कब्जे की जांच। 3000 आवास और 300 एकड़ जमीन पर हुआ है अतिक्रमण। बोकारो स्टील लिमिटेड बीएसएल के करीब 3000 क्वार्टर और 300 एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जे के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को सीबीआई की टीम नगर सेवा भवन पहुंची और नगर सेवा विभाग के मुख्य महाप्रबंधक और अन्य अधिकारियों से पूछताछ की। इस जांच में बीएसएल की विजिलेंस टीम भी सीबीआई का सहयोग कर रही है। बीएसएल ने पहले अपने क्वार्टरों की मैपिंग कराई थी, जिसमें करीब 3000 क्वार्टरों पर अवैध कब्जे का खुलासा हुआ था। इसके बाद कब्जा धारकों को नोटिस भेजा गया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। अब सीबीआई मामले की तहकीकात कर रही है। साथ ही बीएसएल के संपदा न्यायालय ने 9 जनवरी से अवैध कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। बीएसएल ने स्पष्ट किया है कि कब्जा हटाने के दौरान होने वाली किसी भी क्षति के लिए कब्जा धारक ही जिम्मेदार होंगे। घटिया पुलिया निर्माण कार्य देख भड़के तोरपा, विधायक सुदीप गुड़िया ऑन द स्पॉट चलवाया बुलडोजर। मजबूत बहुमत के साथ बनी हेमंत सोरेन सरकार के मंत्री से लेकर विधायक तक एक्शन में नजर आ रहे हैं। इसी बीच तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया ने भी घटिया निर्माण पर सख्त रुख अपनाते हुए ऑन द स्पॉट कार्रवाई की है। वह अचानक अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य देखने पहुंचे थे, जहां वह घटिया क्वालिटी का पुलिया निर्माण देखकर भड़ गए।
इसके बाद उन्होंने तुरंत बुलडोजर मंगवाया और घटिया निर्माण पुल पर चलवाकर तुड़वा दिया। यह मामला बानो के कोनसौदे से पंडरीपानी तक बन रही सड़क के पुलिया निर्माण का है। दरअसल सिमडेगा जिला के बानो प्रखंड के कोनसौदे से पंडरीपानी तक बन रहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क के बीच में पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में भारी अनियमितता की शिकायत पर तोरपा विधायक सुदीप गुड़िया वहां निरीक्षण करने पहुंचे थे। काम देखकर वह काफी नाराज भी हुए। कार्यस्थल से ही उन्होंने सिमडेगा डीसी अजय कुमार सिंह को फोन के माध्यम से अनियमितता की जानकारी दी। इसके साथ ही अविलंब कार्यपालक अभियंता को कार्यस्थल पर भेजकर जांच करने के साथ ही कार्रवाई करने की मांग की। वहीं सिमडेगा डीसी ने विधायक को शिकायत का लिखित आवेदन देने और मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर जल्दी जांच करने की बात कही। निर्माण कार्य से असंतुष्ट विधायक ने मौके पर मौजूद जेई को खूब फटकार लगाई। साथ ही निर्माण कार्य का लगातार निरीक्षण कर गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का निर्देश दिया। इसी दौरान पथ प्रमंडल के जेई नंद किशोर चौरसिया भी वहां पहुंचे। विधायक के तेवर को देख उन्होंने तुरंत बुलडोजर मंगवाकर घटिया निर्माण पुल को तोड़वा दिया। विधायक ने कहा कि घटिया निर्माण कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गाड़ी चलाते समय रील्स बनाना पड़ेगा महंगा, पकड़े जाने पर होगा लाइसेंस रद्द। झारखंड में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। अब रील्स बनाने के चक्कर में तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जाएगा। एसएसपी किशोर कौशल की बैठक में यह बात सामने आई कि रैश ड्राइविंग शहर में गंभीर समस्या बन गई है। सड़क सुरक्षा टीम की रिपोर्ट के मुताबिक जमशेदपुर में हर साल 300 से अधिक लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें 200 से ज्यादा मामले रैश ड्राइविंग से जुड़े होते हैं। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने कहा कि युवा सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए तेज गति से गाड़ी चलाते हुए वीडियो बनाते हैं। इससे न केवल उनकी जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि आम लोगों को भी खतरा होता है। अब पुलिस ने ऐसे युवाओं को चिह्नित करने के लिए टीम बनाई है। हाल ही में रैश ड्राइविंग के मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान उनकी इंस्टाग्राम आईडी से की गई। पुलिस ने उनकी 2 बाइक भी जब्त की है। हालांकि जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगी। सिटी एसपी ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत स्कूलों से की जाएगी। बच्चों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के महत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों पर लोगों को रैश ड्राइविंग के खतरों से आगाह किया जाएगा। लाइसेंस रद्द करने की तैयारी पहले पुलिस केवल जुर्माना वसूल कर रैश ड्राइविंग करने वालों को छोड़ देती थी, लेकिन अब लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पुलिस का मानना है कि इस सख्त कदम से सड़क हादसों और मौतों की संख्या को कम किया जा सकेगा। एएसआई करेगा डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में केस, मांगी 3 दिन की छुट्टी। आवेदन पत्र हो रहा वायरल। झारखंड के सरायकेला खरसांवा जिले एक माथा चकराने वाला मामला सामने आया है, जहां एक एएसआई ने एएसपी को पत्र लिखकर कहा है कि उसे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, क्योंकि उसे डीजीपी, डीआईजी और एसपी के खिलाफ कोर्ट में जाकर केस करना है। एएसआई ने आवेदन भी उसी एसपी को लिखा जिसके खिलाफ उसे केस करना है। एएसआई का नाम शुभंकर कुमार है। वह आरआईटी थाना में पोस्टेड है। शुभंकर ने आला अधिकारियों पर शोषण और मनमाने रवैये का आरोप लगाया है। एएसआई का आरोप है कि उसने जरूरी काम को लेकर छुट्टी मांगी थी, जिसे अप्रूव नहीं किया गया। इसलिए उसने अब अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट केस करने का फैसला लिया है। एएसआई शुभंकर कुमार ने अपने आवेदन में कहा है कि साल 2024 में उन्हें आकस्मिक अवकाश और क्षतिपूर्ति अवकाश एक भी दिन इस्तेमाल करने को नहीं दिया गया। इसके चलते उनकी छुट्टियां बर्बाद हो गईं। उन्होंने कई बार आला अधिकारियों को चिट्ठी लिखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अधिकारियों के इस रवैये के कारण वह मानसिक तनाव में जाने लगा। शुभंकर कुमार ने बताया कि यह मामला लंबे समय से चल रहा है। मैंने कई मौकों पर अवकाश मांगा, जैसे बेटे के जन्मदिन, काली पूजा और भतीजी की शादी के लिए, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं दी गई। एएसआई ने बताया कि एसपी साहब छुट्टी देने से मना कर रहे हैं। मैंने अपनी छुट्टियों का उपयोग नहीं किया, फिर भी मुझे मुआवजा नहीं दिया गया। यह केवल मेरा मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे पुलिस विभाग में कर्मचारियों के साथ ऐसा हो रहा है।
शुभंकर ने कहा कि वह कोर्ट में जाने का कदम उठाकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं सरकार से कुछ नहीं मांग रहा, बल्कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं। इधर इस मामले पर एसडीपीओ समीर कुमार सवैया ने कहा कि मामला उनके संज्ञान में आया है। यह जांच का विषय है और इसकी विस्तृत जांच होगी। इससे पहले ऐसा कोई मामला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त, कहा तुरंत भरे झारखंड सूचना आयोग के रिक्त पदों को। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य सूचना आयोग में रिक्त पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। मंगलवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इस मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार और विधानसभा में विपक्षी दलों के रवैये पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि बार बार निर्देश के बावजूद अब तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हुई है। खंडपीठ ने झारखंड विधानसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह के भीतर चयन समिति के लिए अपने एक निर्वाचित सदस्य को नामित करे। इसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। कोर्ट ने झारखंड के मुख्य सचिव को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग और SIC में रिक्तियों पर भी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोगों में केवल नौकरशाहों की ही नियुक्ति क्यों की जाती है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को भी इन पदों पर मौका मिलना चाहिए। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इस विषय पर ध्यान देना जरूरी है। झारखंड राज्य सूचना आयोग 2020 से पूरी तरह निष्क्रिय है। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के सभी पद खाली हैं। इस वजह से अपील और शिकायतों की सुनवाई ठप है। वकील शैलेश पोद्दार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में झारखंड में आयोग के सभी रिक्त पदों को भरने की मांग की गई है। कोर्ट ने कहा कि सूचना आयोगों में रिक्त पदों को जल्द भरा जाना चाहिए, वरना इन संस्थानों के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने की अपेक्षा जताई है। HC का फैसला, डीजी होमगार्ड के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज, अनिल पाल्टा और डीजीपी हुए अदालत के सामने पेश। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा मंगलवार को डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा और अन्य सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका खारिज कर दी गई। बता दें कि पुलिस कांस्टेबलों को दिए जाने वाले होमगार्ड के समान लाभ की मांग करने वाले मामले में हाईकोर्ट के पहले के निर्देश के अनुपालन में अनिल पाल्टा और डीजीपी अनुराग गुप्ता हाईकोर्ट के समक्ष पेश हुए। इस दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार ने पहले ही होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबलों के समान वेतन लाभ देने का फैसला कर लिया है। हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा 25 अगस्त 2017 को पारित पहले के आदेश के अनुपालन में होमगार्ड को पुलिस कांस्टेबल के बराबर वेतन देने का सरकार का फैसला 10 अगस्त 2024 से लागू हो गया है। इस पर कोर्ट ने सरकार को 2 महीने के अंदर बकाया भुगतान करने का आदेश दिया था। हालांकि 2017 से बकाया लाभों का भुगतान करने का सरकार का निर्णय, जब उच्च न्यायालय ने शुरू में आदेश पारित किया था, स्थगित है। वहीं इस मामले में सरकार ने पुलिस कांस्टेबलों को दिए जाने वाले भुगतान के अनुरूप होमगार्डों को बकाया भुगतान के मुद्दे को चुनौती दी। यह मामला उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष लंबित है। इससे पहले उच्च न्यायालय ने डीजी होमगार्ड को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था, जिसका उन्होंने पालन नहीं किया। इस कारण पाल्टा ने हाईकोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं होने के लिए माफी मांगी, जिसके बाद उनके विरुद्ध दायर अवमानना याचिका वापस ले ली गई। जानकारी हो कि शुरू में झारखंड राज्य होमगार्ड कल्याण संघ के उपाध्यक्ष अजय प्रसाद ने रिट याचिका दायर की थी, जिसमें होमगार्डों के लिए पुलिस कांस्टेबलों के समान लाभ और वेतन की मांग की गई थी। इसमें प्रसाद ने कहा था कि होमगार्ड कार्यरत हैं और पुलिस कांस्टेबलों के समान ही काम करते हैं, इसके लिए उन्हें समान वेतन दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस पर 25 अगस्त 2017 को आदेश पारित कर सरकार को निर्देश दिया था कि वह होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबलों के बराबर वेतन दें। हालांकि सरकार ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन जिसने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए सरकार को आदेश दिया था कि वह होमगार्डों को पुलिस कांस्टेबलों के बराबर वेतन दें।
अब झारखंड में रिटायर जज की अध्यक्षता वाली कमेटी की सिफारिश पर होगी डीजीपी की नियुक्ति। झारखंड में डीजीपी एवं आईजी की नियुक्ति अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर नाम निर्देशन समिति के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मंगलवार 7 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में डीजीपी के चयन एवं नियुक्ति नियमावली सहित 9 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने जानकारी देते हुए बताया कि डीजीपी के चयन को लेकर अभी तक यूपीएससी को एक सूची राज्य सरकार के द्वारा भेजा जाता था। अब इस व्यवस्था के तहत हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज के नेतृत्व में एक नाम निर्देशन समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव, यूपीएससी द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, जेपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नाम निर्देशित सदस्य, प्रधान सचिव गृह विभाग जो सदस्य सचिव के रूप में होंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक जो झारखंड में सेवारत रहे हों, इनके द्वारा पैनल तैयार किया जाएगा। झारखंड में जल्द अधिसूचित हो पेसा नियमावली। केंद्र ने भेजा मंत्री दीपिका पांडेय को पत्र। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से जल्द पेसा नियमावली अधिसूचित करने की अपील की है। केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल ने झारखंड की ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को पत्र लिखकर इस पर तेजी से काम करने की कहा है। जानकारी हो कि पेसा अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में पंचायतों को अधिक अधिकार देना है। झारखंड सहित 10 पेसा राज्यों ने इसे लागू करने के लिए अपने पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन किया है। हालांकि झारखंड अब तक अपनी पेसा नियमावली को अंतिम रूप नहीं दे पाया है। केंद्रीय मंत्री ने पत्र में बताया कि 2009 में पंचायती राज मंत्रालय ने सभी पेसा राज्यों को मॉडल पेसा भेजा था। तब से 8 राज्यों ने इसे लागू कर दिया है, लेकिन झारखंड और ओडिशा अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। इसे अभी तक अधिसूचित नहीं किया गया है। प्रोफेसर एसपी बेघल ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से अनुरोध किया है कि पेसा नियमावली को प्राथमिकता दें और व्यक्तिगत स्तर पर इसकी निगरानी कर इसे जल्द अधिसूचित करें। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय इस विषय पर समय समय पर चर्चा और बैठक करता रहा है ताकि पेसा अधिनियम को पूरी तरह लागू किया जा सके। झारखंड सरकार यूपीएससी की तैयारी के लिए छात्रों को भेजेगी दिल्ली। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने दिया निर्देश। राज्य सरकार एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कराने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत छात्रों के रहने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था सरकार करेगी। दिल्ली के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों की मदद से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने अधिकारियों को कोचिंग संस्थानों से बातचीत करने और योजना को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत छात्रों का चयन टेस्ट और उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। 10वीं से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के उनके प्राप्तांक को भी ध्यान में रखा जाएगा। विभागीय अधिकारियों ने काम शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के मॉडल का अध्ययन कर रही है, जहां एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को दिल्ली में निडोटा शुल्क यूपीएससी की तैयारी की सुविधा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में 200 सीटें निर्धारित हैं। इसके अलावा अन्य राज्यों की योजनाओं का भी अध्ययन किया जा रहा है ताकि योजना को और बेहतर बनाया जा सके। मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी की भी योजना। सरकार मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए भी एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के मेधावी छात्रों को सुविधा देगी। इसके लिए राजधानी रांची में आवासीय कोचिंग शुरू की जाएगी। कल्याण मंत्री ने पुरानी रांची स्थित कल्याण विभाग के भवन को चुना है, जिसे संसाधन युक्त बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन कोचिंग संस्थानों की मदद से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 4 डिग्री तक लुढ़केगा पारा, बढ़ेगी ठंड। झारखंड में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। राजधानी रांची सहित पूरे राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मंगलवार को बादल छाने की वजह से ठंड से कुछ राहत मिली थी, लेकिन बादल छंटने के साथ ही एक बार फिर ठंडी हवा चलने लगी। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि 8 और 9 जनवरी को न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इस वजह से ठंड बढ़ेगी। 10 जनवरी को कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।
11 और 12 जनवरी से उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। इस वजह से उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश और बर्फबारी होगी। इसका असर झारखंड पर भी दिखेगा। ठंड से कुछ राहत मिलेगी। 11 जनवरी को सुबह से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होगी। 13 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर गिरावट होगी। मौसम विभाग रांची ने घने कोहरा का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला खरसावां सहित अन्य जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। इस दौरान न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। राज्य के कई क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्की बारिश हुई है। डाल्टनगंज सहित आसपास के जिलों में बारिश होने से मौसम में बदलाव देखा गया। दोपहर बाद ठंडी हवाएं चलने लगीं। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस चाईबासा का और सबसे कम न्यूनतम तापमान गुमला का 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।